हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके होंगे। आज से हम फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने इस यूनिट को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ट्रांसलेशन का तो मतलब जानते हैं आप, अनुवाद होता है, और इंट्रोडक्शन का भी मतलब होता है परिचय। ठीक है, तो इस पूरी यूनिट में हमारे 5 टॉपिक्स हैं। देखिए, यहाँ से हमें दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5। तो देखिए, यहाँ दिया है हमने, देयर आर 5 टॉपिक्स इन दिस यूनिट। इस यूनिट में 5 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का इतिहास। ठीक है, ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद और हिस्ट्री में इतिहास, तो अनुवाद का इतिहास। ठीक है, क्या इतिहास रहा है, ट्रांसलेशन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और कब कब कौन सी एपी को किस किस चीज़ को ट्रांसलेट किया गया, ये पूरा इतिहास है और मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। सेकंड है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का महत्व, अनुवाद का महत्व। किसमें किसमें महत्व? इन मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। इंडिया जैसे मल्टीलिंग्विस्टिक का मतलब होता है बहुभाषीय और मल्टी कल्चरल का मतलब होता है बहुसांस्कृतिक। भारत जैसे बहुभाषीय और बहुसांस्कृतिक देश में ट्रांसलेशन का क्या महत्व है। ठीक है, मल्टी लिंग्विस्टिक मतलब बहुभाषी का मतलब बहुत सी भाषाएं, जिस देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हों, जिस देश में बहुत सारी संस्कृतियां हों, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ट्रांसलेशन की आवश्यकता महसूस होती है। क्योंकि मल्टीलिंग्विस्टिक कंट्री में क्या होता है कि मान के चलिए सभी कल्चर की अपनी अपना कोई ना कोई थॉट्स आइडियाज़ होते हैं और उनको जानने के लिए हमारे अंदर ईगरनेस रहती है। तो भाई, जब तक हम उस लैंग्वेज को तो हम नहीं समझते, उस लैंग्वेज से जिस लैंग्वेज को हम जानते हैं उसमें जब तक उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे तब तक हम उसको समझ नहीं सकते। ठीक है, तो आगे हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, देखेंगे आप। थर्ड टॉपिक है लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन जो होती है शाब्दिक अनुवाद या शब्द दर शब्द अनुवाद, मतलब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन वो लिटरल ट्रांसलेशन कहलाती है। या पूछ भी सकता है, आपका वेरी शॉर्ट टाइप में पूछ सकता है, मल्टीपर्पज होता है ना, ऑप्शनल होता है, उसमें भी पूछ सकता है। व्हाट इज लिटरल ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन जो लिटरल ट्रांसलेशन होती है वो क्या होती है? वो क्या होती है? वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अब 4 है हमारा फ्री ट्रांसलेशन। फ्री ट्रांसलेशन का मतलब स्वतंत्र अनुवाद का मतलब जहाँ पर वर्ड टू वर्ड शब्द दर शब्द अनुवाद न करके वहाँ पर केवल एक बता दिया जाता है जनरल मीनिंग, एक सामान्य अर्थ, जहाँ भाव समझ में आ जाता है, सेंस समझ में आ जाता है, तो वो फ्री ट्रांसलेशन कहलाती है। जैसा कि हमें टाइटल से भी समझ में आ रहा होगा, फ्री। ठीक है, जो टॉपिक 5 है हमारा वो है लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन, शाब्दिक अनुवाद बनाम स्वतंत्र अनुवाद, ये आपका 5 टॉपिक है इसमें। ठीक है, इन 5 टॉपिक्स को मैं बहुत अच्छे से आपको दूंगी, लेकिन इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक को आपके को बहुत अच्छे से डीप एंड वाइड एक्सप्लेन किया है, सो आप समझेंगे बहुत अच्छे से आगे। ठीक है, देखिए हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, अनुवाद का इतिहास देखेंगे, आगे चलेंगे। हाँ, देखेंगे, देखो हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन में मैंने आपके 4 टॉपिक्स दिए हैं। फर्स्ट है व्हाट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या है। सेकंड दिया है डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की डेफिनेशन।
थर्ड है हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का इतिहास। और नेक्स्ट है रिनाउंड ट्रांसलेशन इन हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन। हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन में जो रिनाउंड ट्रांसलेटर्स रहे हैं, जाने माने फेमस ट्रांसलेटर्स हैं, वो कौन कौन है। ठीक है, तो देखिए चलेंगे। सबसे पहले हम आएंगे व्हाट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या है। ठीक है, इसको समझेंगे। अब देखेंगे। ठीक है, देखो, origin and meaning of the word translation is as old as human civilization. Origin means उत्पत्ति, of meaning means अर्थ, of word translation. ट्रांसलेशन शब्द का की उत्पत्ति और मीनिंग इज एज ओल्ड उतना ही प्राचीन है, उतना ही पुराना है, एज ह्यूमन सिविलाइजेशन जितनी मानव सभ्यता। समझ में आया? एज मीन्स उतना और एज जितना। ठीक है, उतना जितना। सिविलाइजेशन मीन्स क्या होती है? सभ्यता। ह्यूमन मीन्स मानव। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अरे ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। सिंस बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन वी ह्यूमंस हैव बीन यूजिंग लैंग्वेज टू ट्रांसलेट आवर थॉट्स एंड आइडियाज। सिंस बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के प्रारंभ से ही, यहाँ से। ठीक है, वी ह्यूमंस, हम मानव, हैव बीन यूजिंग लैंग्वेजेस, लैंग्वेज, हम भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं। कब से प्रयोग करते आ रहे हैं? सिविलाइजेशन के, सभ्यता के आरंभ होने से ही। ठीक है, टू ट्रांसलेट, ट्रांसलेट करने के लिए, अवर थॉट्स, अपने विचारों को और आइडियाज़ को। ठीक है, मतलब सभ्यता के प्रारंभ से ही हम मानव क्या करते आ रहे हैं? अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को ट्रांसलेट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। एटिमोलॉजिकली द वर्ड ट्रांसलेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ट्रांसलेशन विच मीन्स ट्रांसफ़र। ठीक है, एटिमोलॉजिकली का मतलब होता है व्युत्पत्ति शास्त्र। व्युत्पत्ति का मतलब जिससे शब्द उत्पन्न होते हैं, जो शब्दों को अपने अंदर समावेश कर लेता है, मतलब कहाँ पर कौन से शब्द को यूज करना है, किसको उत्पन्न करना है, ये व्युत्पत्ति शास्त्र कहलाता है। ठीक है, एटिमोलॉजिकली द वर्ड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन शब्द को ड्राइव किया गया है, लिया गया है फ्रॉम से लैटिन वर्ड ट्रांसलेशियो, यहाँ गलत हो गया है बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ट्रांसलेशियो, लिखने में यहाँ मिस्टेक हो गई है, एन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रांसलेशन शब्द है, वो ट्रांसलेशियो शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है ट्रांसफ़र। और किस चीज़ का ट्रांसफ़र, आगे देखेंगे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट इज द बिजनेस, यह कार्य है, ऑफ मूविंग, करने का, ए मैसेज, एक मैसेज को, और रिटन मटेरियल, लिखित मटेरियल को। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी भी रिटन मटेरियल को और किसी भी मैसेज को मूव करने का ये कार्य होता है। कहाँ से मूव करने का? फ्रॉम वन टेक्स्ट टू अनदर, एक कृति से दूसरी कृति में, मतलब एक लेखनी से, फ्रॉम वन टेक्स्ट टू अनदर, एक टेक्स्ट से दूसरी टेक्स्ट में, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, एंड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, एक भाषा से दूसरी भाषा में। विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वी became more eager to learn about the thoughts and feelings of people in distant places. देखिए, विद द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ, विकास के साथ, भी वीकम, हम मोर ईगर, हम अधिक उत्सुक
होते रहे हैं या हो जाते थे। टू लर्न जानने के लिए, अबाउट मीन्स बारे में, थॉट्स विचारों, फीलिंग्स भावनाओं ऑफ द पीपल लोगों की, इन डिस्टेंस प्लेसेस डिस्टेंस प्लेसेस पर रहने वाले लोगों की जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, उनके बारे में हम जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहे हैं। ठीक है, तो वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन, नहीं कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन। वी लिव हम रहते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। हम भिन्न भिन्न भाषाओं के लगातार कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन के वर्ल्ड में रहते हैं। और ऑल दिस पॉसिबल ओनली थ्रू द एक्ट ऑफ ट्रांसलेशन। ये केवल किसके द्वारा? एक ट्रांसलेशन के द्वारा ही, ट्रांसलेशन के एक्ट के थ्रू ही ये पॉसिबल हो सकता है। मान के चलिए हम एक ही कंट्री में क्या रहते हैं, हम भिन्न भिन्न अलग अलग मतलब सोसाइटी में रहते हैं और अलग अलग हमारी कल्चर हैं। तो मान के चलिए अब जैसे रामायण है, ठीक है, तो रामायण जो एपिक है वो हिंदुओं का ग्रंथ है। अब मान के चलिए इसको सबके अंदर ईगरनेस जानने की हुई कि मतलब कि आखिर रामायण के अंदर क्या है। अब मान के चलिए इंग्लिश है, गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ी है, कश्मीरी, बहुत सारी भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया। क्यों? उसके थॉट्स, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उन चीज़ों को जानने के लिए उसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता महसूस की गई। मतलब जहाँ जहाँ जिस चीज़ को जानने के लिए जब से मानव सभ्यता का ओरिजिन हुआ तब से जहाँ जिस एपिक को, जिस कृति को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता महसूस की गई किसी भाषा से, एक भाषा से दूसरी भाषा में, वहाँ वहाँ मानव ने उसको ट्रांसलेट किया और उसको अंडरस्टैंड किया, उसको समझा। हमारी जो रामायण है वह लगभग 24 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। उसको बंगला, चीनी, गुजराती, चावाई, कन्नड़, कश्मीरी, मलेशियाई, मराठी, तमिल, बहुत सारी लगभग 24-25 भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया है। तो यहाँ आगे चलेंगे। डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की डेफिनेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड डिफाइंस ट्रांसलेशन एज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड डिफाइंस ट्रांसलेशन एज, ट्रांसलेशन को इस प्रकार डिफाइन करती है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग वर्ड्स और टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया या क्रिया, ट्रांसलेटिंग मीन्स अनुवादित करने की, वर्ड शब्दों को और टेक्स्ट किसी भी कृति को, लेखनी को, फ्रॉम वन एक से, फ्रॉम वन लैंग्वेज एक लैंग्वेज से, टू अनदर दूसरी लैंग्वेज में। ठीक है, मतलब वर्ड किसी भी शब्दों को या टेक्स्ट को एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेटिंग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन कहलाती है। इस तरह से ये इसको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने इसको डिफाइन किया है। ठीक है, आगे चलेंगे। ये आपका यदि पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है तो आप इस डेफिनेशन को दे सकते हैं। ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑल्सो सपोर्ट दिस, ऑल्सो मीन्स भी सपोर्ट दिस, इसको सपोर्ट करती है। दिस कुड मीन वर्ड बाय वर्ड रेंडरिंग ऑफ टेक्स्ट इन वन लैंग्वेज। ठीक है, दिस कुड मीन इसका मतलब हो सकता था, वर्ड बाय वर्ड हो सकता, वर्ड बाय वर्ड शब्द दर शब्द, रेंडरिंग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को उसकी स्थिति में होना। ठीक है, ऑफ टेक्स्ट किसी भी टेक्स्ट की स्थिति को वर्ड बाय वर्ड इन वन लैंग्वेज एक भाषा में, और चेंजिंग बदलना, द इक्विवेलेंट ऑफ द वर्ड्स उसी के समकक्ष शब्दों में और फ्रेजेस में, इन वन टेक्स्ट टू अनदर एक टेक्स्ट से, एक लेखनी से, एक कृति से दूसरी कृति में, फ्रेजेस को और वर्ड्स को बराबर, मतलब उसी के इक्विवेलेंट। मतलब ये नहीं है कि हमने मान के चलिए रामायण को या महाभारत को या किसी भी कृति को एक भाषा से दूसरी भाषा में, मान के चलिए पहले ये
जो रामायण लिखी गई थी वो संस्कृत में लिखी थी वाल्मीकि ने। उसके बाद जहाँ जहाँ आवश्यकता महसूस की गई, हिंदी में, चीनी, गुजराती, बंगाली, जहाँ भी जैसी आवश्यकता महसूस, इसको ट्रांसलेट किया गया। तो इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि मतलब वर्ड्स उसी के इक्विवेलेंट शब्दों का, मतलब भाषा दूसरी चेंज हो जाए, ट्रांसलेट हो जाए, लेकिन शब्द वही रहें। समझ में आया? मतलब वही निकले वहाँ पर उस भाषा में जिसमें वो ट्रांसलेट की जा रही है। आगे देखेंगे, सम स्कॉलर्स कंसीडर ट्रांसलेशन एन आर्ट, सम अदर डिफाइंस इट एज साइंस। सम स्कॉलर्स, कुछ विद्वान, कंसिडर मीन्स मानते हैं, ट्रांसलेशन को, एन आर्ट कला मानते हैं, सम अदर डिफाइन और कुछ अन्य डिफाइन करते हैं इसको, इट मीन्स इसको एज साइंस, साइंस के रूप में इसको डिफाइन करते हैं। कुछ विद्वान तो इसको एक आर्ट मानते हैं और कुछ अन्य इसको विज्ञान के रूप में डिफाइन करते हैं। इट इज कॉल्ड एन आर्ट, इसे आर्ट कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि ऑल गुड ट्रांसलेशन, सभी अच्छी ट्रांसलेशंस, आर होती हैं एन एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, ऑफ ट्रांसलेटर्स क्रिएटिव अर्ज, जो ट्रांसलेटर की क्रिएटिव अर्ज होती है अंदर से, उसका एक्सप्रेशन होती है ट्रांसलेशन। समझ में आया? जैसे कला, इट इज ए कॉल्ड एन आर्ट बिकॉज गुड ट्रांसलेशंस, अच्छी ट्रांसलेशन, मतलब मान के चलिए हम ही आपको ट्रांसलेट, किसी पार्ट को ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है, और ट्रांसलेट करने का हमारे अंदर कितना बेहतर तरीका है, कितनी अच्छी कला के साथ हम आपको किसी भी चीज़ को अनुवाद करके बता रहे हैं, तो वो इसलिए उस ट्रांसलेशन को कुछ स्कॉलर्स ने क्या बताया, आर्ट कहा। ठीक है, हमारे अंदर कितनी, बहुत सारे टीचर्स होते हैं या पढ़ाने वाले होते हैं, सब अपने अपने तरीके से सभी पढ़ाते हैं, और कुछ किसी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट करने का एक तरीका होता है, एक क्रिएटिव अर्ज होती है उसके अंदर से, तो आर्ट इसके अंदर बताई गई है। ठीक है, अगला है देखो, सिमिलरली इट इज ए साइंस बिकॉज ऑफ द टेक्निकल फॉर्मेलिटीज। सिमिलरली इसी के समान, इट इज ए साइंस, ए विज्ञान है, बिकॉज ऑफ के कारण, टेक्निकल फॉर्मेलिटीज कुछ तकनीकी औपचारिकताओं, एंड कॉम्प्लेक्सिटी कुछ जटिलताओं, इन्वॉल्व्ड इन इट्स प्रोसेस, इसकी जो प्रोसेस है उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज, कुछ जटिलताएं और कुछ टेक्निकल फॉर्मेलिटीज के कारण इसको एक साइंस भी कहा गया है, विज्ञान भी कहा गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन हैज़ बीन ए टॉपिक दैट हैज़ लॉन्ग बीन डिबेटेड बाय स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस। हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का इतिहास, हैज़ बीन ए टॉपिक एक मुद्दा रहा है, दैट हैज़ लॉन्ग बीन डिबेटेड जो डिबेटेड रहा है, मतभेदित रहा है, लोगों में मतभेद रहे हैं, बाय स्कॉलर्स विद्वानों के द्वारा और हिस्टोरियंस के द्वारा, जो विद्वान थे और इतिहासकार थे उनके द्वारा ये मुद्दा क्या रहा है, डिबेटेड रहा है। डिबेटेड जानते हैं, डिबेट तो जानते होंगे, वाद विवाद, टीवी चैनल्स पर डिबेट आती हैं, देखी होंगी आपने, तो डिबेटेड रहा है मतलब दो पार्टियों में, दो व्यक्तियों में या बहुत से व्यक्तियों में उसी चीज़ पर वाद विवाद होना, ये सही है, ये गलत है, ये है। ठीक है, ऑल्दो इट इज एक्सेप्टेड, यद्यप इट इज एक्सेप्टेड, यह स्वीकार किया जाता है, दैट के ट्रांसलेशन प्रीडेट्स द बाइबल, यह स्वीकार किया जाता है, इस बात को एक्सेप्टेड किया गया है कि जो ट्रांसलेशन है वो प्रीडेट्स है द बाइबल, बाइबल से पहले भी थी। प्रीमिस पहले डेट, बाइबल की डेट से पहले थी, मतलब बाइबल से पहले ट्रांसलेशन थी। बाइबल हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस सिंस ईयर्स। बाइबल तो जानते होंगे आप, क्या होता है बाइबल? बाइबल होता है ईसाइयों का, क्रिश्चियंस का एक एपिक ग्रंथ। तो बाइबल हैज़ बीन ट्रांसलेटेड, बाइबल को ट्रांसलेटेड किया गया है, इनटू मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सी भाषाओं में,
सिंस एजेस, युगों युगों से। द नीड फॉर ट्रांसलेशन, अनुवाद के लिए आवश्यकता, इज एविडेंट, क्लियर हो जाती है या स्पष्ट हो जाती है। एविडेंट मीन्स क्लियर होना या स्पष्ट होना। फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ ह्यूमन सिविल इंट्रैक्शन, अर्ली डेज प्रारंभिक दिनों से ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शन, मानव अन्योन क्रिया या एक दूसरे के संपर्क में आना। इंट्रैक्शन होता है एक दूसरे का की अन्योन क्रिया, अन्योन क्रिया का मतलब है एक दूसरे से मेल मिलाप, ठीक है। तो ह्यूमन इंट्रैक्शन जब से हुआ उसके प्रारंभिक दिनों से ही ट्रांसलेशन के लिए जो नीड थी वो एविडेंट हो गई, क्लियर हो जाती है, ठीक है। आगे चलेंगे। इट इज नोन, यह जाना जाता है, दैट के द ट्रांसलेशन वाज डन एट द बिगिनिंग ऑफ द मेसोपोटामिया एरा, व्हेन द, इतना ही समझ लें पहले। इट इज नोन, यह जाना जाता है, दैट के ट्रांसलेशन वाज डन, ट्रांसलेशन की जाती थी, एट द बिगिनिंग ऑफ द मेसोपोटामिया एरा। तो बिगिनिंग मीन्स प्रारंभ से, ऑफ द मेसोपोटामिया का मतलब होता है सभ्यता थी ये। मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता से ही मानी जाती है ये, ठीक है। तो एरा मीन्स होता है कालखंड या समय या सभ्यता, ठीक है। तो समय, मेसोपोटामिया के समय से ही, के प्रारंभ से ही ऐसे कह लीजिए ट्रांसलेशन की जाती थी। बहन, जब सुमेरियन पोएम गिलगमेश वाज ट्रांसलेटेड इनटू एशियन लैंग्वेज, जब एक सुमेरियन पोएम को जो जिसका नाम था गिलगमेश, उसको ट्रांसलेटेड किया गया इनटू एशियन लैंग्वेज, एशियन भाषा में ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। मेसोपोटामिया से ये पता चलता है। बुद्धिस्ट मॉन्क, मॉन्क जानते हैं, मॉन्क होते हैं जो मठों में रहने वाले, जो मुनि सन्यासी, जो बैरागी लोग होते हैं, जो सन्यासी जीवन जीते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क्स ट्रांसलेटेड इंडियन डॉक्यूमेंट्स इनटू चाइनीज, बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे उन्होंने इंडियन डॉक्यूमेंट्स को चाइनीज भाषा में ट्रांसलेट किया। इन लेटर पीरियड, और बाद के पीरियड में एंशियंट ग्रीक टेक्स्ट, प्राचीन ग्रीक कृतियों को, लेखनियों को वर ऑल्सो ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड किया गया बाई रोमन पोइट्स। यहाँ डी रिकॉर्डर को हटाएंगे तब देखेंगे, बाई रोमन पोइट्स, रोमन पोइट्स के द्वारा। आगे चलेंगे। इट इज आर्ग्यूड दैट, यह आर्ग्यू किया जाता है, यह तर्क दिया जाता है, दैट के द नॉलेज एंड फाइंडिंग्स, नॉलेज ज्ञान और फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स का मतलब होता है अनुसंधान से जो प्राप्त जानकारी होती है, फाइंडिंग्स का मतलब है यहाँ पर जानकारी, ऑफ ग्रीक अकेडमिक्स वर सो वाइडली डेवलप्ड एंड अंडरस्टूड फॉर द ट्रांसलेशन वर्क ऑफ अरेबिक स्कॉलर्स। इट इज आर्ग्यूड, यह तर्क किया गया, यह आर्ग्यू किया गया, तर्क दिया गया जाता है कि नॉलेज एंड फाइंडिंग्स, ज्ञान और जानकारी, अनुसंधान से प्राप्त जानकारी, मतलब ज्ञान और जानकारी ग्रीक डॉक्यूमेंट्स की वर सो वाइडली, इतनी विस्तृत डेवलप्ड थी, इतनी विस्तृत विकसित थी और अंडरस्टूड थी, फॉर किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेशन वर्क के लिए, ऑफ अरेबिक स्कॉलर, अरेबिक स्कॉलर्स की, ठीक है। व्हेन, जब ग्रीक वर कॉन्कर्ड, जब ग्रीक को जीत लिया गया, यहाँ से बात समझ में आ गई होगी ना। ये बात मानी गई थी कि जो वो थे ग्रीक अकेडमिक्स थी, जो द नॉलेज ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ ग्रीक अकेडमिक्स,
जो ग्रीक की एकेडमिक्स थी उनकी जो नॉलेज और फाइंडिंग्स जो थी वो सो वाइडली डेवलप्ड एंड अंडरस्टूड फॉर ट्रांसलेशन वर्क ऑफ अरेबिक स्कॉलर्स। अरेबिक स्कॉलर्स की जो ट्रांसलेशन के लिए वर्क ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही अंडरस्टूड और वाइडली डेवलप्ड थी। वहन जब ग्रीक वर कॉन्कर्ड, जब ग्रीक्स को कॉन्कर्ड कर लिया गया, जीत लिया गया, देयर वर्क टेकन ओवर बाय द अरेबिक स्कॉलर, और उनके जो वर्क्स थे उनके वर्क को टेकन ओवर कर लिया गया, ले लिया गया, छीन लिया गया, कहने का मतलब है अपना अधिकार कर लिया गया। वाई द अरेबिक स्कॉलर्स, अरेबिक स्कॉलर्स के द्वारा, हु ट्रांसलेट, जिन्होंने ट्रांसलेट किया, देम मीन्स उनको, एंड क्रिएटेड, और क्रिएट किए उन्होंने, देयर ओन वर्जन, अपने स्वयं के वर्जन, और वर्जन का मतलब होता है रूपांतरण। ठीक है, जब उनको कॉन्कर्ड कर लिया, जीत लिया गया, तो उनकी चीज़ों को, उनको वर्क्स को, उनके को अंडर कंट्रोल कर लिया और उनको ट्रांसलेट कर लिया किसमें, क्रिएटेड देयर ओन वर्जन, और उसी से अपने स्वयं के वर्जन तैयार कर लिए गए, ऑफ साइंटिफिक, वैज्ञानिक, इंटरटेनमेंट के, एंड फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के, दार्शनिक अंडरस्टैंडिंग के। इट इज नोन, यह जाना जाता है, दैट के ट्रांसलेशन सर्विस इन रोम वर यूज्ड बाय सिसेरो एंड होरेस। इट इज नोन, यह जाना जाता है कि ट्रांसलेशन सर्विसेज जो थी किसमें, रोम में, वर यूज्ड, प्रयोग की गई थी, किसके द्वारा, सिसेरो एंड होरेस के द्वारा। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, एंड दीज वर कंटिन्यूड अंटिल द 17th सेंचुरी, और ये कंटिन्यूड लगातार चलती रही, कब तक, 17वीं शताब्दी तक ये कंटिन्यू रही। आगे चलेंगे। मुगल एम्परर अकबर एस्टेब्लिश्ड ए ट्रांसलेशन ब्यूरो इन इंडिया इनटू द 16th सेंचुरी। मुगल एम्परर अकबर जो था उसने 16th सेंचुरी में एक ट्रांसलेशन ब्यूरो एस्टैब्लिश किया, स्थापित किया। एस्टैब्लिश मीन्स स्थापित किया, ट्रांसलेशन ब्यूरो, ट्रांसलेशन ब्यूरो का मतलब है एक तरह से एक सरकारी विभाग जो ट्रांसलेशन के लिए नियुक्त किया गया था। इन इंडिया, भारत में, इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में। ही वाज रियली इंटरेस्टेड इन मेकिंग अवेलेबल इंडियंस आइडियाज इन पर्शियन। ही वॉज रियली, वह वास्तव में इंटरेस्टेड था, मेकिंग अवेलेबल, क्या करने में, उपलब्ध कराने में, इंडियन आइडियाज़, भारतीय विचारों को, इन पर्शियन, पर्शियन मतलब भारत, इंडियन आइडियाज़ को पर्शियन में अवेलेबल कराने के लिए वो बहुत इंटरेस्टेड था, रियली, वास्तव में। द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द रामायण वाज बाई मौलवी नेम्ड बदायूनी। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द रामायण, रामायण की जो पहली बार जो ट्रांसलेशन किया गया था, एक मौलवी था जिसका नाम था बदायूनी, BADAYUNI, ये स्पेलिंग है। ठीक है, 1580 में। ठीक है, तो अकबर ऑल्सो अरेंज्ड फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, भागवत गीता, योग वशिष्ठ इनटू पर्शियन लैंग्वेज। तो देखेंगे यहाँ से, अकबर ऑल्सो मीन्स भी, अरेंज मीन्स उसने अरेंज किया, उपस्थित किया इधर से, फॉर द ट्रांसलेशन को, किसकी, महाभारत की, भागवत गीता की, योग वशिष्ठ की, पर्शियन भाषा में इसको सबको अरेंज किया उसने। दारा शिखो ट्रांसलेटेड सम ऑफ द मेजर उपनिषद्स। दारा शिखो था, उसने कुछ मुख्य उपनिषद से उनको ट्रांसलेट किया था। आगे चलेंगे।
हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिनाउंड ट्रांसलेटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन। रिनाउंड मीन्स फेमस, जाने माने, ट्रांसलेटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के इतिहास में जो रिनाउंड ट्रांसलेटर्स थे, ठीक है, जाने माने ट्रांसलेटर्स थे। यहाँ इम्पोर्टेंट आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखो, फॉलोइंग ट्रांसलेटर्स इन हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन आर एज, निम्नलिखित ट्रांसलेटर्स अनुवाद करने वाले इन हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के इतिहास में आर एज इस प्रकार हैं। फर्स्ट, विलियम टेंडल। विलियम टेंडल कौन थे? ही वर्कड, उन्होंने कार्य किया ऑन ट्रांसलेटिंग पर बाइबिल इनटू इंग्लिश, बाइबिल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का उन्होंने वर्क किया था। सेकंड है चाइनीज मॉन्क एक्शन जैंग। एक्शन जैंग थे, उन्होंने ट्रांसलेटेड 74 वॉल्यूम्स ऑन इंडियन बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट इन चाइनीज। उन्होंने 74 वॉल्यूम्स को ऑन इंडियन बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, इंडियन बुद्धिस्ट लिपि में उन्होंने 74 चाइनीज में, चाइनीज भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट किया था। अगला है कॉन्स्टेंस गार्नेट, ब्रिटिश ट्रांसलेटर। कॉन्स्टेंस गार्नेट जो थे ब्रिटिश ट्रांसलेटर थे, उन्होंने ट्रांसलेटेड किया था रशियन क्लासिक्स को। रशियन क्लासिक्स को किस में ट्रांसलेट किया था? इंग्लिश में इन द लेट 19th सेंचुरी। अंतिम 19वीं शताब्दी में उन्होंने जो रूस के क्लासिक्स थे उनको इंग्लिश भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट किया था। आगे हैं 4, टॉल्स्टॉय, चेखोव, टर्जनेव, गोगोल, ग्रेगोरी रवाशा ट्रांसलेटेड मैनी लैटिन डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने ट्रांसलेटेड किया था किसको? मैनी लैटिन डॉक्यूमेंट्स को इनटू इंग्लिश में ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के समय में या 20वीं शताब्दी के दौरान। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल बैरन हेस्टिंग। ठीक है, गवर्नर जनरल बैरन हेस्टिंग रिसीव्ड लॉ बुक्स, उसने लॉ बुक्स को रिसीव कर लिया था जिन्हें हम धर्मशास्त्र कहते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदुओं की। ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन बाय इंडियन। तो उन्होंने जब जो गवर्नर जनरल बैरन हेस्टिंग था, उन्होंने जो लॉ बुक्स थी, धर्मशास्त्र जो थे, उनको ट्रांसलेटेड किया फ्रॉम संस्कृत, संस्कृत से, टू पर्शियन बाय इंडियंस के द्वारा, मतलब करवाया था। देन तब ब्रिटिश ट्रांसलेटेड द पर्शियन वर्जन इन इंग्लिश। तब ब्रिटिश ने, उन लोगों ने, ब्रिटिश अंग्रेजों ने ही ट्रांसलेटेड कर लिया पर्शियन को, पर्शियन भाषा को। किसमें? पर्शियन जो वर्जन थे, जो उन्होंने पर्शियन पहले ट्रांसलेट करवाया पर्शियन में, संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कर लिया? ब्रिटिश लोगों ने ही, ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज थे, उन्होंने उसको पर्शियन वर्जन को इनटू इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। ये है फर्स्ट कंप्लीटेड ट्रांसलेशन, प्रथम कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन एपिक, भारतीय एपिक भागवत गीता बाय, ये क्या है? चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा जो भागवत गीता जो एपिक था, इंडियन एपिक था, उसको कंप्लीट ट्रांसलेटेड किया था फर्स्ट, पहली बार। ठीक है, इस तरह से ये हमारा हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।